हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें। पिछले बार हमने एपिसोड के एंड में जो क्वेश्चन दिया था यूपीएससी का क्वेश्चन, उसमें से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। उसको मैप पर देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 मेरा इंस्टा का पता है और सेम पता मेरा टेलीग्राम का भी है, अमृत उपाध्याय 007, जहां आप जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ आसानी से मिल सके। आइए देखते हैं, आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले एक और सूचना है कि इस समय 10 साल बेमिसाल ऑफर चल रहा है। और 10 साल बेमिसाल का मतलब है कि स्टडी IQ अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। 10 साल हो गया स्टडी IQ को, इसलिए एक ऑफर चल रहा है कि डबल वैलिडिटी कर दी गई है और प्राइस को बहुत कम कर दिया गया है। तो 15 सितंबर तक आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 15 सितंबर तक अगर आप एडमिशन लेंगे तो ये बैच मात्र 21,500 में ही आपको मिलेगा। साथ ही इसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 36 महीने है। इसका मतलब करीब करीब 600 रुपये पर मंथ के इफेक्टिव प्राइस पर ये आपको अवेलेबल है। साथ ही प्रतिज्ञा प्लस बैच है। तो फिर इसमें यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अगर इस बैच में रहते हुए आप पास कर जाते हैं तो आपको मिलेगा फीस रिफंड का मौका। ये फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है, जो भी पीटी पास कर जाएगा। दूसरा, हर सप्ताह एक टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है जिसके रैंक 1 को 11,000 रुपये हर सप्ताह दिया जा रहा है पुरस्कार राशि के तौर पर। साथ ही इसमें 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, किताबों का सेट, 18 किताबों का सेट, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। और निःशुल्क आवासीय सुविधा, जो पीटी पास कर जाएंगे उनको मेंस के लिए यहाँ बुला लिया जाएगा और यहीं तैयारी कराई जाएगी। ये सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, अमृत लाइव कोड यूज करके 15 सितंबर तक इस बैच में एडमिशन लेना है और 21,500 रुपये में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए, बैच 19 सितंबर से शुरू हो रहा है 8 बजे सुबह में और तीनों ही भाषाओं में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तीनों ही भाषाओं में एक साथ शुरू हो रहा है। चलिए, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखने की बात थी कि पश्चिम से पूर्व पूछा गया है। प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस तरह से दिया हुआ है। मूल रूप से ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज किस क्रम में पश्चिम से पूर्व में जाकर गंगा में मिलती हैं, यही पूछा गया था। आइए देखिए ये गंगा है, ठीक है। गंगा के प्रवाह में जो सबसे पहली नदी मिलती है पश्चिम में, वो मिलती है रामगंगा। रामगंगा, उसके बाद मिलती है गोमती, गोमती, फिर मिलती है घाघरा और फिर मिलती है गंडक। इसके बाद मिलती है कोसी, और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इसका पूरा अनुक्रम बनेगा। इसलिए गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आप इससे ये सीख सकते हैं कि आप जब भी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके अनुक्रम में ये देखें कि उनके फ्लो का अनुक्रम क्या है। वो पश्चिम से पूरब हो या उत्तर से दक्षिण हो। जैसे अगर सिंध के बारे में, सिंधु नदी के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हिट करते हैं यूपीएससी में, तो आपको तैयारी इसके लिए रहना होगा। आइए अगला देखें। बीते दिनों झारखंड में दामोदर घाटी निगम यानी DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, बांधों से अत्यधिक जल प्रवाह होने से दक्षिणी बंगाल के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और झारखंड ने 2 दामोदर घाटी निगम बांधों से लगभग 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। दामोदर घाटी निगम झारखंड की सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है, ये बात आप जानते हैं, जो न केवल झारखंड में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी कई थर्मल प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध संचालित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां हमें देखना है झारखंड के बारे में। देखिए झारखंड के बारे में, यह है आपका झारखंड। सन 2000 में ही झारखंड भी बना, बिहार से अलग होकर, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ। तो ऑब्वियसली इसकी एक बाउंड्री तो बिहार से लगती है, क्योंकि बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा जो था उसको अलग करके झारखंड बनाया गया और ये बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच इलाका है। दूसरा जो दूसरी बाउंड्री लगती है वो है वेस्ट बंगाल, यानी एक हो गया बिहार, फिर पश्चिम बंगाल,
और दक्षिण में आप देखेंगे तो उड़ीसा या ओडिशा, आजकल इसका नाम है ओडिशा, ठीक है। और छत्तीसगढ़, यहां छत्तीसगढ़, 4 हो गए। 5वां जो आपको भूल सकता है वो है उत्तर प्रदेश। आपके दिमाग में जो नहीं आएगा वो है उत्तर प्रदेश, बाकी तो आ जाएगा। तो बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सब आपके दिमाग में आएगा। उत्तर प्रदेश हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए, तो उत्तर प्रदेश भी इससे बॉर्डर साझा करता है। 5 स्टेट हो गए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, झारखंड की अगर नदियों की बात करें, हम दामोदर नदी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, वो है दामोदर। और ये पूरा इलाका है छोटा नागपुर का इलाका। तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी बहते हुए बोकारो होकर बहती है, ठीक है, धनबाद बोकारो होते हुए बहती है और फाइनली ये घुसती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जाकर ये हुगली से मिलती है, हुगली जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो दामोदर दरअसल हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो हुगली में जाकर मिल जाएगी। बात स्पष्ट है। दूसरी अगर महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार से ही एक नदी निकलती है, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा के किनारे ही है टाटानगर, जमशेदपुर, जमशेदपुर से होकर सुवर्ण रेखा बहती है जमशेदपुर के पास से। तो ये नदी निकलती है और निकल के फाइनली वेस्ट बंगाल और ओडिशा में टच करते हुए, ओडिशा में जाते हुए ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी ये हो गई। इसी नदी पर रांची के पास आपको मिलेगा हुंडरू जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। बात स्पष्ट है, ठीक है, ये यहां से ऐसे बहती है। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है शंख नदी। शंख नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बहते हुए ओडिशा में जाती है। शंख में ही दक्षिण कोयल नदी आकर मिलती है। तो इन शंख और दक्षिण कोयल जब मिलती हैं तो एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक। ये 3 महत्वपूर्ण नदियां आपको याद रखना है झारखंड के की अगर बात करेंगे तो। शंख, दामोदर और सुवर्ण रेखा, ये तीनों ही नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर पठारों की बात करेंगे तो देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है वो दक्कन पठार का ही हिस्सा है, ये आप जानते ही होंगे। और छोटा नागपुर का पठार, अगर छोटा नागपुर का पठार उत्तर में हजारीबाग प्लेटू है इसके, ठीक है, 2 भागों में है ये। दक्षिण में रांची प्लेटू है, रांची का पठार, और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार और रांची के पठार में के बीच में बहती है दामोदर नदी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि दामोदर नदी हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू को अलग करती है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यह ध्यान रखना है, हजारीबाग प्लेटू और झारखंड में जो रांची प्लेटू है छोटा नागपुर का, इन दोनों के बीच में बहती है दामोदर नदी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हजारीबाग जो प्लेटू है, इसी में पारसनाथ सबसे ऊंचा स्थान है, और पारसनाथ जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। साथ ही जो संथाल जनजाति है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है पारसनाथ। और इसके झारखंड के जब आप उत्तर पूर्व वाले हिस्से में देखेंगे तो यहां राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स, और ये अवशिष्ट पर्वत है। माना जाता है कि ये अरावली के बाद दूसरा सबसे पुराना पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि धीरे धीरे अब वो कट छट के शेष रह गया है, ठीक है, बहुत पुराना है, जैसे कि अरावली। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं झारखंड के बारे में। एक नदी और है सोन नदी, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक
से निकलती है मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक में वहीं से निकलती है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। और ये सोन नदी यहाँ झारखंड के बॉर्डर से होते हुए निकल के बिहार में जाकर पटना के आसपास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है सोन, जो मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से, वहीं से जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और वो फिर झारखंड के बॉर्डर से होते हुए बिहार में इन करती है। बिहार में जाकर फिर फाइनली कहाँ जाकर मिलती है? गंगा में मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि जब आप झारखंड में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित में से कितने को देखेंगे? ऐसा सवाल यूपीएससी ने भी पूछा है। नवीन मोरदार पर्वत, दून घाटियां, समतल सतह वाले पटलैंड पठार और कोयला समृद्ध नदी घाटियां। तो झारखंड के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि दामोदर नदी कोयला से इतनी ज़्यादा रिच है। धनबाद झरिया जो आप देख रहे हैं, जो कि कोयला समृद्ध क्षेत्र हैं, वे इसी नदी के घाटी की वजह से हैं। ठीक है, तो कोयला समृद्ध नदी घाटियां तो मिलेंगी ही, पटलैंड पठार भी मिलेंगे। दून घाटियां कहाँ मिलती हैं? दून घाटियां मिलती हैं लघु हिमालय, देहरादून सुना है ना आपने, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, और शिवालिक के बीच में। तो दोनों तरफ से जो पहाड़ियां हैं उससे जो मलबा आता है, वो मलबा यहां इकट्ठा है और फिर ये घाटी बनी हुई है। यहां पर देखिए, ये हो गया लघु हिमालय, और लघु हिमालय से जो मलबा आया, शिवालिक से जो मलबा आया, ये जो एरिया है ये दून कहते हैं इसको, और यहीं पर देहरादून जैसी जगह है। ठीक है, तो दून घाटियां ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, नवीन मोरदार पहाड़ियां, तो झारखंड में नवीन मोरदार पहाड़ियां नहीं है। नवीन मोरदार फोल्डेड माउंटेन कब बनते हैं? जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं। ठीक है, दो प्लेट आपस में टकराते हैं और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो प्लेट सबडक्ट कर जाता है। ठीक है, ये अगर डेंसिटी इसकी ज़्यादा है इस प्लेट की, तो ये सबडक्ट कर जाएगा, मतलब अंदर की तरफ, दूसरे प्लेट के अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर धीरे धीरे ये वाला हिस्सा टूट जाता है। ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही है। और यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों के फोर्स से, आपस में एक दूसरे की तरफ टकराने से। झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। झारखंड में जैसा मैंने बताया कि अवशिष्ट पर्वत हैं ज़्यादा। तो नवीन मोरदार पहाड़ियों के अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो हिमालय इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था, तो केवल 2 इसमें सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, 3 और 4 ये दोनों तो बिल्कुल सरासर गलत है। आइए देखें आगे। देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और ओलंपिक से जुड़ी सारी खबरें हमने न्यूज़ एट 9 में भी कवर की थी। ठीक है, मनु भाकर जी इसमें बड़ा नाम हुआ था उनका, और बाकी जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीता इंडिया के लिए। दुनिया भर के 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स ने 32 खेलों में हिस्सा लिया। 1900 और 1924 के बाद पेरिस तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। आइए देखें फ्रांस के बारे में, क्योंकि बात फ्रांस की हो रही है। ये है फ्रांस, व्हाइट वाला। ठीक है, फ्रांस की अगर बॉर्डर कंट्रीज की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहां ये है बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम के ठीक बगल में ये है बेल्जियम। ठीक है, यहां पर एक बहुत छोटी सी कंट्री है जिसको कहते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। फिर ये जो बड़ा बॉर्डर दिख रहा है ये है जर्मनी। ठीक, जर्मनी के ठीक बाद आप देखेंगे यहां पर, तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद इटली। ये तो पूरा इटली है, आपको पता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर इटली का लगा हुआ है। अब दक्षिण की तरफ आप जब देख रहे हैं तो ये पूरा बॉर्डर है स्पेन का। ये स्पेन कंट्री है, तो स्पेन का बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन एक बहुत छोटी सी कंट्री है यहां जो मैप पर अक्सर लोकेट नहीं होती है, उसका नाम है अंडोरा। तो यहीं कंफ्यूजन होता है। दरअसल ये 7 कंट्रीज से अपना
बाउंड्री साझा करता है। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये है पूरा आपका फ्रांस, यहाँ हो गया बेल्जियम, ये वाला, ठीक। यहीं पर छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, ये फिर जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, फिर इटली। तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, 5 ये कंट्रीज हो गई। और ये बॉर्डर स्पेन का है और यहीं पर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है अंडोरा। तो 7 कंट्रीज हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है। अगर वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो फिर इसके पश्चिम में देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उत्तरी अटलांटिक में बिस्के की खाड़ी है, बे ऑफ बिस्के, दिख रहा होगा शायद आपको, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी किसका? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। फिर दक्षिण में देखेंगे तो ये पूरा भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में लायंस की खाड़ी है, जिससे लायंस, हिंदी में कई जगह लियोन्स लिखा रहता है, तो लायंस या फिर लियोन्स की खाड़ी है, जो किसका पार्ट है? मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का पार्ट है। उत्तर में देखेंगे तो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से उस पार यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, और बीच में इंग्लिश चैनल है। तो फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है, ठीक। ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं जो आपको जानना है, ठीक है। चलिए, अब अगर पहाड़ियों की बात करेंगे तो पहाड़ियों की बात सबसे पहले स्पेन से शुरू कर लें। पहले इस पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे दूसरे वाले मैप पर। स्पेन के पास, और स्पेन और अंडोरा और फ्रांस, यानी इस बॉर्डर पर पाइरेनीज की पहाड़ियां हैं, पाइरेनीज, ठीक है। इटली के पास आल्प्स पर्वत है, ठीक है, इटली और स्विट्जरलैंड, आल्प्स। स्विट्जरलैंड के पास ही एक माउंटेन है, जूरा माउंटेन, और जर्मनी के साथ लगा हुआ ये माउंटेन है, जो सीमा है, सब सीमाएं हैं। फ्रांस और जर्मनी की सीमा यहां है वॉस्जेस पहाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से ये माउंटेन्स हैं। अब इस पर देख लीजिए, स्पेन के पास ये पाइरेनीज की पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद आल्प्स, इटली और स्विट्जरलैंड तक, ठीक है। फिर स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जूरा की पहाड़ियां, ये है जूरा माउंटेन्स। फिर जर्मनी और फ्रांस के बीच में वॉस्जेस की पहाड़ियां हैं। और मध्य में अगर बात करेंगे तो मध्य में है मैसिफ सेंट्रल, मैसिफ सेंट्रल, जो कि ज्वालामुखियों की विलुप्त श्रेणियां हैं, ठीक है, मैसिफ सेंट्रल है। और यहीं पर बरगंडी है, बरगंडी के पठार। बात समझ में आ गई? अब कुछ महत्वपूर्ण नदियों को देख लीजिए इसी मैप में, कौन कौन सी नदियां हैं। हालांकि आप जानते ही हैं, जैसे राइन नदी है, सीन नदी है, ये सब तो आप जानते ही हैं इस नदी के बारे में। लेकिन फ्रांस की जो सबसे लंबी नदी है वो है लॉयर नदी, इंग्लिश में इसको लिखते हैं LOIRE। फ्रांस की जो सबसे लंबी नदी है, और कहां से निकलती है ये? फ्रांस की ये जो सबसे लंबी नदी है, ये निकलती है मैसिफ सेंट्रल से, ठीक है, मैसिफ सेंट्रल से। और ये निकल के जाकर फ्रांस के बीच से बहते हुए जाके गिरती है कहां? बिस्के की खाड़ी में, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। सबसे लंबी नदी है। उसके बाद राइन नदी को हम देखेंगे। राइन नदी कई बॉर्डर बनाते हुए जर्मनी और फ्रांस के बीच से बहती है। लेकिन रोन नदी देखिए, रोन नदी कहां से बहती है? रोन निकलती है स्विस आल्प्स से,
ठीक है। और स्विस आल्प्स से निकलकर ये जाकर गिरती है लाइन की खाड़ी में। लाइन की खाड़ी, लाइन की खाड़ी कहां पे है? मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। तो एक नदी निकलती है मैसिव सेंट्रल से निकलकर जाकर कहां गिर रही है? बिस्के की खाड़ी में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। रोन नदी निकल रही है स्विस आल्प्स से और जाकर गिर रही है भूमध्य सागर में। दोनों अलग अलग दिशाएं हैं इनकी, ठीक है। फिर एक नदी है सीन नदी, जो बरगंडी से निकलती है, बरगंडी के पठार से, और इसी सीन नदी के किनारे है पेरिस। और ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लॉयर के बाद दूसरी सबसे लंबी। सीन नदी जाकर गिरती है इंग्लिश चैनल में। यहां है इंग्लिश चैनल। मैंने बताया था ना कि फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। कौन नदी है? सीन नदी। तो लॉयर जाकर गिर रही है बिस्के की खाड़ी में, रोन जाकर गिर रही है भूमध्य सागर में, लायन की खाड़ी में, और सीन नदी जाकर गिर रही है कहां? बिस्के इंग्लिश चैनल में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी है गैरोन। गैरोन निकलती है पायरेनीज से और जाकर ये भी बिस्के की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये सारी महत्वपूर्ण नदियां हो गई। एक और नदी है जो मैंने बताया, राइन नदी। राइन नदी स्विट्जरलैंड से ही निकलती है और यहां से निकलने के बाद ये बहुत सारे बॉर्डर्स बनाती है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो फ्रांस से ये बॉर्डर के थ्रू बहती है। जर्मनी इधर है और इधर फ्रांस है, तो जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर से होकर बहती है, बॉर्डर बनाते हुए बहती है। तो यहां से निकली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच बॉर्डर बनाया इसने। ऑस्ट्रिया ये हो गया, स्विट्जरलैंड ये हो गया, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बीच बॉर्डर बनाया। फिर ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से बहते हुए जर्मनी फ्रांस का बॉर्डर बनाती है। फिर इन करती है ये नीदरलैंड में, जर्मनी से ऐसे बहते हुए राइन नदी, और नीदरलैंड में बहते हुए जाकर ये गिर जाती है फाइनली नॉर्थ सी है यहां, ठीक है, नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक। तो राइन नदी का ये फ्लो है, यानी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर से होकर बहती है। ये हो गया। अब क्या बचा? हाँ, एक प्रायद्वीप है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये प्रायद्वीप है ब्रिटानी। प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो इसको ब्रिटानी प्रायद्वीप या फिर ब्रिटनी प्रायद्वीप, जो भी कहना है कह लीजिए, ठीक है। ये ब्रिटनी प्रायद्वीप, ठीक है, फ्रांस का ही पार्ट है, ध्यान रखिए, ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, फ्रांस का ही पार्ट है ब्रिटानी प्रायद्वीप। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आल्प्स पर्वत, वॉस्जेस, पाइरेनीज, ब्लैक फॉरेस्ट और कार्पेथियन पर्वत। पूछ रहा है कितने ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जब पर्वत का हिस्सा धंस जाता है नीचे, तो ऊपर उठे हुए को कहते हैं हॉस्ट और नीचे जो धंस गया उसको कहते हैं गैबन। तो इसमें भ्रंशोत्थ या फिर ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, और जो पाइरेनीज, कार्पेथियन और आल्प्स। तो पाइरेनीज, कार्पेथियन और आल्प्स ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या हुआ? ये टकराने से, प्लेटों के टकराने से बने हुए हैं। और वॉस्जेस ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। तो वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट ये ब्लॉक माउंटेन है। वॉस्जेस और ये है आल्प्स जो कि वलित पर्वत है, ठीक है, दो प्लेटों के टकराने से बना हुआ है। पाइरेनीज वलित पर्वत का उदाहरण है, कार्पेथियन वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। तो पाइरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियन ये हो गए फोल्डेड माउंटेन्स, वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट ये हो गए कहां?
ब्लॉक माउंटेन। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? केवल दो, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए। बांग्लादेश बीते दिनों सियासी संकट गहराने की वजह से काफी चर्चा में, आपको पता ही है शेख हसीना को भागना पड़ा वहां से, जो कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री थी, और इंडिया ने उनको शरण दी। आंदोलन हिंसक हो गया। इसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी। सुरक्षा का खतरा देखते हुए बांग्लादेश में से भारत ने कई राजनयिकों को वापस भी बुला लिया, और वहां काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में वहां के लोग हैं। तो बांग्लादेश के बारे में आपको जानना चाहिए। ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की अगर आप बॉर्डर की बात करें तो सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर इसका इंडिया के अलावा म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो म्यांमार इसके दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में जुड़ा हुआ है बॉर्डर से, यहां पर, ठीक है। और बाकी चारों तरफ से ये इंडिया से घिरा हुआ है। तो इंडिया और म्यांमार दो बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर है। साथ ही आप देखेंगे यहां ये जो इलाका है ये नेपाल है पूरा, और यहां भूटान है। लेकिन बांग्लादेश नेपाल भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके बीच में भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको नेपाल और भूटान से अलग करता है, ठीक है। अगर स्टेट्स की बात करेंगे, अच्छा इसके दक्षिण में आपको पता ही है कि बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से स्टेट्स इससे इंडिया के अटैच्ड हैं। बांग्लादेश, आपको पता है कि असम दो जगह से इससे अपनी सीमा साझा करता है। तो एक तो असम हो गया, दूसरा मेघालय, ठीक है। तो एक असम हुआ और दूसरा मेघालय हुआ, ठीक है। और बांग्लादेश बना ही था, बंगाल को ही तो काट कर बना था ना। तो वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में है, और ये पहले पूर्वी बंगाल था जो बाद में बांग्लादेश हो गया 1971 में। तो एक बॉर्डर तो निश्चित तौर पर जो सबसे लंबा बॉर्डर इसका होगा, किससे जुड़ा होगा? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो तीसरा वेस्ट बंगाल हो गया। फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो इतने स्टेट से इंडिया के ये अपना बॉर्डर साझा करता है। वेस्ट बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बात स्पष्ट है? अब देखिए, ज्यादातर ये पूरा जो इलाका है, अगर नदियों की बात करेंगे तो तीन महत्वपूर्ण नदियां इसमें बहती हैं। एक नदी तो वही है जो असम से होते हुए आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, और जब बांग्लादेश में धुबरी के पास एंटर करती है, असम के धुबरी के पास एंटर करती है, और धुबरी के पास इंटर करने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है, जमुना। जमुना नदी आगे जाकर गंगा में मिलती है, और गंगा और जमुना की जो संयुक्त धारा है इसको कहते हैं पद्मा। और एक और नदी इधर से आ रही है, मेघना। जब पद्मा और मेघना दोनों मिल जाएंगी तो आगे इस संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना, और फिर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथ ही गंगा का पूरा ये डेल्टा जो इलाका है, यहीं पर है सुंदरबन, सुंदरबन। और सुंदरबन अपने मैंग्रोव के लिए, प्रजातियों के लिए बहुत ज्यादा इसका पूरी दुनिया में नाम है। 60% जो सुंदरवन है, मैंग्रोव का सबसे बड़ा वन, वो है बांग्लादेश में, जबकि 40% सुंदरवन का इलाका जो है वो है इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये पूरा ही बांग्लादेश ऑलमोस्ट प्लेन है, ये ध्यान रखिए। अगर पहाड़ियों की बात करेंगे तो यहां मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पर चटगांव हिल्स हैं, चटगांव या फिर चिटगांव हिल्स, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बांग्लादेश के बारे में जानना चाहिए। अब सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। कुशियारा नदी संधि, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, अभ्यास संप्रति, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना, अभ्यास बोंगो सागर, पुनात्सांगशु 2 जल विद्युत परियोजना। कितने भारत और बांग्लादेश की साझी पहले हैं? ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पर इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए।
केवल 3, केवल 4, केवल 5 या फिर सभी 6? ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 2 ऐसी परियोजनाएं हैं। एक तो पुनात्सांगशु 2 जल विद्युत परियोजना, ये भारत और भूटान के बीच है, भारत और भूटान के बीच। और दूसरा एक बहुत ही प्रसिद्ध मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना है, जो कि म्यांमार के साथ है, क्योंकि ये कलादान जो है म्यांमार की नदी है। ठीक है, तो कलादान म्यांमार की नदी है, यहां ऐजवाल से लेकर म्यांमार में, और फिर यहां तक बाई रोड, और बाई रोड के बाद फिर सी रूट से, और फिर यहां कलकत्ता तक। इस तरह से ये कलादान प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो भारत और म्यांमार के बीच ये कलादान प्रोजेक्ट है। ठीक है, रोड एंड सी रूट से। तो ये भारत म्यांमार हो गया और ये भारत भूटान हो गया। बाकी कुशियारा नदी संधि, अभ्यास संप्रति, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना, अभ्यास बोंगो सागर, ठीक है, ये सब बांग्लादेश के साथ ही हैं। इसका मतलब केवल 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से एक में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है, जो इस देश के दक्षिणी भाग के अधिकतम भाग को कवर करता है। यह अपने लंबे, सुंदर और बालू से भरे प्राकृतिक समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक आश्चर्य के रूप में भी नामांकित हो चुका है। कॉक्स बाजार से जुड़े इस समुद्री तट पर आप जितना अधिक चलेंगे उतना ही आप इस देश की अद्भुत तटीय भौगोलिक विशेषता को खोज पाएंगे। किसके लिए यह वर्णन किया गया है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश? और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज मैप इन न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इस प्रश्न के उत्तर के साथ, और बाकी प्रश्नों को देखेंगे, बाकी खबरों को देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।